हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके बड़े प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशी कोचिंग क्लास। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस क्लासेस के माध्यम से हमने 12th क्लास की सीरीज को स्टार्ट कर रखा है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास में लगभग जितने भी टॉपिक थे हमने उन्हें डिस्कस किया और उसके बाद न्यूमेरिकल को भी किया। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया है, बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब डिस्कस कर लिया है, अब हमारे पास में आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसी चैप्टर में आता है। हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आता है, लेकिन अगर किसी और अन्य बुक देखें तो हमारे पास में सेकंड चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। ठीक है, तो देखिए, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता कैसे है, कैसे बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप सभी को पता है कि जब हमने अभी आप सभी को पीछे ही हमने पिछले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास में प्लस क्यू आवेश था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा था अपने चारों ओर। ठीक है, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा था, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है जाकर के प्लीज़ वो लेक्चर देख लीजिए। ये तो कुछ खास समझ में आने वाला है नहीं, लेकिन यहाँ से आप सभी की समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों ने अच्छे से लेक्चर देख रखे हैं वो इजीली इस लेक्चर को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, आप सभी ने पता है कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। इसमें चाहे हमारे पास में माइनस क्यू हो या चाहे प्लस क्यू हो। ठीक है, ऐसे नहीं, जो हमारे पास में माइनस क्यू होगा वो रेडिली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक है, अब देखिए, बात आई कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है और जनरेट भी कर रहा है, कुछ बातें भी ध्यान रखना। जैसे कि हमारे पास में प्लस क्यू आवेश है, इसके पास में जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि अगर इस एरिया को कंसिडर किया जाए, हम इस एरिया को कंसिडर किया जाए, तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफ़ी पास हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा पास हो रही हैं, और जैसे जैसे ये एरिया बढ़ना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमारे पास में कम होने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हमने इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंसिडर करने के लिए, इनका मेजरमेंट या मापन करने के लिए हमने क्या किया, एक एरिया कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब एरिया कंसिडर किया हमने इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेजरमेंट करने के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आया कि हमारे पास में जिस एरिया से हमने कंसिडर किया इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो वो एरिया एक कैसी क्वांटिटी है। सिंपल सी बात है कि भाई हमारे पास में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंसिडर किया जिस एरिया में, तो हमारे पास में जो एरिया है वो एक कैसी क्वांटिटी है, तो उसका मापन करेंगे। हम पहले एरिया वेक्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। नहीं, इलेक्ट्रिक हमारे पास में जो एरिया वेक्टर है, सबसे फर्स्ट टॉपिक हम पहले आज डिस्कस करेंगे एरिया वेक्टर को। एरिया वेक्टर को डिस्कस करने के लिए सबसे पहली बात, तो जब मैंने एरिया वेक्टर का नाम लिया तो हमारे पास में आप सभी को पता है कि सिंपल सी बात है कि हमारे पास में वेक्टर की कुछ क्वांटिटी यूज़ होंगी। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब मैंने वेक्टर का नाम लिया है तो वेक्टर की क्वांटिटी यूज़ होनी ही होनी है। अब देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे पास में ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए क्रॉस बी होता है हमारे पास में ए बी साइन थीटा। इनका क्या यूज़ है अभी बताऊंगा। एन कैप आप सभी ने पढ़ा होगा। एन कैप हमारे पास में यूनिट वेक्टर होता है, यानी कि एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर हमारे पास में ये यूनिट वेक्टर होता है, जो कि किसी भी एन कैप का कार्य क्या होता है, डायरेक्शन बताने का, डायरेक्शन को डिफाइन करने का। हमारे पास में एन कैप क्या करता है, किसी भी एन कैप का कार्य ये होता है कि किसी फील्ड की डायरेक्शन को बताने का कार्य करता है हमारे पास में क्या, एन कैप। ठीक है, इसमें हमारे पास में एकांक सदिश में आई जे के आते हैं, वो किस डायरेक्शन, जैसे एक्स होगा तो हमारे पास में आई होगा तो एक्स डायरेक्शन में, वाई और जेड। इनका क्या यूज़ है अभी आपकी समझ में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने पूछा आप सभी से कि एरिया एक कैसी क्वांटिटी है। ठीक है, मैंने पूछा आप सभी से कि एरिया एक कैसी क्वांटिटी है, तो सिंपल सी बात है कि ज़्यादातर बच्चे हमारे पास में आंसर देंगे कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मैंने कहा अच्छी बात है भाई, होगी जब आप लोग बोल रहे हैं एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक स्क्वायर कंसीडर किया यहाँ पे। ठीक है, क्या कर लिया हमने, एक स्क्वायर, नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। ठीक है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ
ए है, ठीक है, ए और ए, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, जब आपने बताया कि स्केलर है तो स्केलर होगी, मैं भी मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ज़रा, ये हमारे पास में एक्स डायरेक्शन है, ये हमारे पास में वाई डायरेक्शन है, हमारे पास में जेड डायरेक्शन है। ये हमें आई होती है हमारे पास में आई कैप, जे कैप, और ये हमारे पास में के कैप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप सभी को मैंने कहा कि इस स्क्वायर का एरिया फाइंड कीजिए, मैंने कहा इस स्क्वायर का एरिया फाइंड कीजिए, तो आप सिंपल सी बात है कि आप कर देंगे कि ए बी यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, यानी कि स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए आप यही तो करेंगे। अब एक बात बताइए मुझे कि आपने इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए क्या किया, आपने दो साइड का क्रॉस मल्टीपल किया। क्या किया आपने? दो साइड का क्रॉस मल्टीपल किया। कैसे? देखिए ज़रा, आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की और इसकी। जब आपने दो साइड की क्रॉस मल्टीप्लाई की यानी कि ए क्रॉस ए, यानी कि हमारे पास में ये भी ए है और ये भी हमारे पास में ए है, तो जब हम दो साइड का क्रॉस मल्टीपल करते हैं, जैसे मैंने आप सभी को अभी, इसीलिए मैंने आप सभी को बताया कि हमारे पास में इसे मान लीजिए ए क्रॉस बी है, तो यहाँ से निकल के आए हमारे पास में ए बी साइन थीटा। लेकिन जब हम दो साइड का क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे? देखिए ज़रा, हमने क्या कहा, ए क्रॉस बी हमने किया, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। जब हमने जैसे हमने इनका क्रॉस मल्टीपल किया, हमारे पास में है ए बी साइन थीटा, ठीक है, जबकि थीटा हमारे पास में क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ज़रा, रखिए ज़रा, ए बी की जगह हमने रखा, यहाँ पे ए बी की जगह हमने क्या रखा, ए इंटू ए साइन 90 डिग्री, ठीक है। आप सभी ने पता है ए क्रॉस ए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि हमारे पास में यहाँ से आ गया ए स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास में? ए स्क्वायर। और आप सभी ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि दो साइड का क्रॉस मल्टीपल जब हम करते हैं, दो वेक्टर का जब हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है? वेक्टर क्वांटिटी। आई होप सो ये बात आप सभी की समझ में आ गई होगी कि हमारे पास में जो एरिया होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया हमारे पास में क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह बात आप सभी की समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास में जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेते हैं तो हम दो वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं। जैसे हमारे पास में एक होता है 2D सरफेस, एक होता है हमारे पास में 3D सरफेस, ठीक है। क्योंकि इनसे हमें काम है, हमें इन्हें डिस्कस करना है, ठीक है। देखिए, हमारे पास में जो 2D सरफेस होती हैं इन्हें हम ओपन सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन सरफेस, ठीक है। और हमारे पास में जो 3D सरफेस होती है हमारे पास में क्लोज्ड सरफेस होती है। क्या होती है? क्लोज्ड सरफेस। यानी कि हमारे पास में हम इन्हें क्लोज्ड मानते हैं जो हमारे पास में 3D होंगी, और दूसरे हमारे पास में ये हमारे पास में होंगी ओपन सरफेस, ठीक है। हमारे पास में जितनी भी 2D सरफेस होंगी, यानी कि 2D हमारे पास में जितनी भी फिगर्स होंगी, हम उनमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हमारे पास में, वो हमारे पास में 2 डायरेक्शन में मोशन करेगा। कैसे? अब देखिए ज़रा, इसे मैं रब करता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले 2D सरफेस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ज़रा, हमारे पास में 2D सरफेस जितनी भी होंगी हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा वो उसके परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है। हमारे पास में जितनी भी हमारे पास में 2D सरफेस होंगी तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो दोनों डायरेक्शन में पास होती है। लाइक दैट, जैसे कि हमारे पास पे मान लीजिए हमने यहाँ से कोई एरिया कंसिडर किया, मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे कोई सर्किल है, ठीक है, और ये एक ओपन सरफेस है, ठीक है, 2D सरफेस है और हमारे पास में ये ओपन सरफेस भी है। तो हमने इसका एरिया कंसिडर किया ये वाला, ठीक है, सिंपल है, ठीक है।
ये हमारे पास में एक्स डायरेक्शन है, ये हमारे पास में वाई और जेड। अब आप सभी को पता है कि मैंने कहा आप सभी से कि हमारे पास में जितनी भी 2D सरफेस होती हैं तो उनके सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में ये एक सर्किल है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिए कि हमारे पास में जो सर्किल है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास होता है वो सर्किल के परपेंडिकुलर पास होता है ऐसे, और फिर सेम एज ऐसे, यानी कि हमारे पास में जो 2D सरफेस होंगी तो उनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा वो ऐसे भी पास होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नीचे की ओर भी, ठीक है। यानी कि हमारे पास में जितना भी हमारे पास में 2D सरफेस होंगी तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमारे पास में दोनों डायरेक्शन में हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास में सरफेस के परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं। 2D सरफेस की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बात करते हैं हमारे पास में 3D सरफेस की, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत छोटी सी बात है। बात करते हैं 3D सरफेस की, ठीक है, यानी कि 3D सरफेस की, 3D सरफेस या क्लोज सरफेस, या क्लोज सरफेस, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में जितने भी 3D सरफेस होंगी, 3D हमारे पास 3D जितनी भी हमारे पास में फिगर होगी तो हमारे पास में जितना भी उनमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो केवल आउटसाइड वाली जितनी भी लाइंस, आउटसाइड वाले जितने भी सरफेस होंगी हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में वहीं से पास होगा, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक क्यूब है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसे। मान लीजिए हमारे पास में ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, ठीक है। आप सभी को पता है हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ठीक है, मैंने कहा आप सभी से जो हमारी बाहरी सरफेस होगा, जैसे कि मान लीजिए हमने एक एरिया कंसिडर किया, ये वाला ऊपर वाला, आप सभी को पता है कि एक सतह से हमारे पास में दो साइड होती है एक सतह की। एक मान लीजिए हमारे पास में ये कोई सतह है, इसकी एक ये सतह है, ठीक है, ये एक सरफेस है इसका। तो आप सभी को पता है कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होता है वो ऊपर की ओर साइड में होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और दूसरा नीचे भी। लेकिन मैंने आप सभी से बताया कि हमारे पास में जितना भी 3D सरफेस होंगी उनमें से केवल हमारे पास में एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, ठीक है। वो चाहे हमारे पास में ये वाली सरफेस को ले लीजिए हम साइड वाली, इसमें से भी हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास होगा वो केवल बाहर की ओर होगा, ऐसा नहीं होगा कि इसमें अंदर की साइड में हो जाएगा। 3D सरफेस में केवल हमारे पास में यही बात देखने वाली है कि हमारे पास में जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होता है वो केवल आउटसाइड नॉर्मल होता है। क्या होता है? आउटसाइड नॉर्मल। ऐसे अगर हम इसकी बात करें नीचे वाले की, सबसे लास्ट वाले की, तो हमारे पास में जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की ओर होगा, ठीक है। सेम एज हमारे पास में ऐसे अगर इस एरिया को कंसिडर करें हम तो हमारे पास में ये भी केवल बाहर की ओर होगा, कोई दिक्कत। यानी कि हमारे पास में जितने भी 3D सरफेस होंगी जब हम उनका एरिया कंसिडर करेंगे तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल बाहर, जो हमारे पास में सरफेस एरिया होगा, जो बाहर का सरफेस एरिया होगा, केवल उसी से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ठीक है। ये बात। दूसरी बात, मान लीजिए हमने एक सेम एज एक सिलेंडर को कंसिडर कर लिया, ठीक है। हमने क्या किया, एक सिलेंडर को कंसिडर किया, ठीक है। हमने इसका एक एरिया कंसिडर कर दिया, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, और ये वाला। हमने देखा कि अब इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से पास होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप सभी को मैंने बताया कि हमारे पास में केवल जो हमारे पास सरफेस होता है, हमारे पास में सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है, वो भी परपेंडिकुलर नॉर्मल, यानी कि हमारे पास में लंबवत जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है, केवल परपेंडिकुलर, जिस सरफेस से परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत फ्लक्स पास होगा, यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला लंबवत फ्लक्स को ही हम केवल कंसिडर करते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि हमारे पास जो भी
परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, वही केवल हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, केवल हम उससे ही कंसिडर करते हैं, अदरवाइज हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नहीं बनाता। ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होना स्टार्ट हो जाए तो हम इसे कंसिडर करेंगे, नहीं। हमारे पास में केवल और केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होगा, केवल वो ही हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाता है, अदरवाइज कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास में नहीं बनाता है। यह बात आप सभी को दिमाग में डाल लेनी होगी। और आप सभी को मैंने बताया कि हमारे पास में जो भी 3D सरफेस होगी वो हमारे पास में केवल आउटसाइड नॉर्मल ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है, उसकी आउटसाइड नॉर्मल से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है। यानी कि हमारे पास में इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे भी अंदर की ओर पास हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया कि हमारे पास में जितनी भी 3D सरफेस होंगी, क्लोज सरफेस होंगी, उनकी केवल आउटसाइड नॉर्मल से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, विद्युत फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास में विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए, आप सभी को पता है कि मैंने आप सभी को भी स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। ठीक है, कैसे करता है मैं अभी आप सभी को समझाऊंगा, ज़रा इसे ध्यान से देखना। ठीक है, अभी इसका क्या कार्य है मैं अभी आप सभी को समझाऊंगा, देखना ज़रा। देखिए, कोई भी चार्ज होगा, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एरिया का क्या कार्य है मैं अभी आप सभी को समझाता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास में कोई एरिया है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से पास हो रही है। ठीक है, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास में। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है, हमने ये एरिया कंसीडर किया और हमने इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करा दी। मान लीजिए हमने जो ये एरिया कंसीडर किया ये हमारे पास भी यहाँ था, ये वाला एरिया, यानी कि हमारे पास में हमने यहाँ पे ये एरिया कंसीडर किया जिसमें से हमारे पास में इस एरिया में से यहाँ नहीं, इसे यहाँ बनाते हैं, सॉरी, ताकि इसमें से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये लाइंस निकले। जैसे मैंने इस एरिया को यहाँ पे कंसीडर कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे करके, बात समझ नहीं आ रही होगी, एक सेकंड रुको ज़रा, मैं दोबारा से बनाता हूँ। देखिए ज़रा एरिया का क्या कार्य है हमारे पास में। हमारे पास है, मान लीजिए आवेश यहाँ पे है, ये कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ज़रा, मान लीजिए हमने जो एरिया कंसीडर किया वो यहाँ पे किया। ठीक है, यानी कि हमने जहाँ पे ये एरिया कंसीडर किया वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस थी, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस थी वो कुछ इस प्रकार से गुजर रही थी वहाँ तक। ठीक है, यदि इस एरिया को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में लेकर के आऊँगा, यदि या तो मैं इस एरिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास में एरिया जो हमने कंसीडर किया है, या तो मैं उसका एरिया बढ़ा दूँ, ठीक है, या फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के से पास में लेकर के जैसे आना स्टार्ट होगा तो इसमें से हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब पास होगा वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे पास में जब कोई आवेश होता है वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है,
परंतु जैसे जैसे उसका एरिया बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ से एक बात निकल के आएगी कि हमारे पास में जैसे यानी कि जितने हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अधिक होंगी तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। भाई सिंपल सी बात है कि हमारे पास में जितना ज़्यादा इस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, किसी भी एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अधिक होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है हमारे पास में एरिया पर डिपेंड करता है। भाई सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए मैंने एरिया इतना सा कंसीडर किया, इतना सा मैंने एरिया कंसीडर कर लिया, अब इसमें से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो जाएंगी, मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो गई। भाई सिंपल सी बात है ना कि जितना एरिया होगा इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो सकेंगी। और मैंने इसी एरिया को बड़ा कर दिया, मैंने इस एरिया को इतना बड़ा कर दिया, तो यानी कि यहाँ से एक बात निकल के आती है कि जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात आप सभी की समझ में आ रही है ना। तो यानी कि यहाँ से एक बात समझ में निकल के आती है, दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कराना स्टार्ट किया, जैसे जैसे हमारे पास में एरिया बढ़ना स्टार्ट होगा तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि जैसे जितना बड़ा एरिया होगा इतनी फील्ड लाइन्स हमारे पास में पास होंगी। जैसे हमारे पास में हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे पास हो रहा था, एरिया रखा तो हमने देखा कि हमारे पास में 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ऐसे ही हमने यहाँ पे रखा तो हमें पता लगा कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एरिया बड़ा है। तो एरिया हमारे पास बढ़ने से हमारे पास में क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जितनी भी है, मान लीजिए 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही हैं। ठीक है, वो क्यों हुई, क्योंकि इस एरिया के कंपैरिजन में हमारे पास में ये एरिया अधिक है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से एक बात समझ में आई हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई से डिनोट करते हैं, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने लिखा इसलिए ई इसके साइड में लिख दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है किसके ऊपर, एरिया के ऊपर। एरिया हमने डी ए यानी कि क्षेत्रफल मैंने एरिया डी ए से कर दिया। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या कहा, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसके समानुपाती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समानुपाती होता है एरिया के। क्यों, मैंने कहा यदि एरिया बढ़ेगा तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल है ना कि भाई जैसे जैसे इसका एरिया बढ़ना स्टार्ट होगा तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लाइंस जा रही हैं तो इसमें से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सिंपली अपने आप ही बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हमारे पास में एरिया बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान बढ़ेगा। दूसरी बात, एक बात बताइए मुझे, यदि मैं यहाँ पे कोई एरिया कंसीडर करता हूँ, ठीक है, अब आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स का जो मान है वो अधिक है। और क्यों है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लाइंस हैं वो अधिक गुजर रही हैं। तो यहाँ से कंसेप्ट निकल के और आता है कि हमारे पास में जहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान अधिक होगा वहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड भी अधिक होगा। क्या अधिक होगा, मैग्नीट्यूड, यानी कि इनका जो परिमाण होगा वो भी अधिक होगा। भाई सिंपल सी बात है कि हमारे पास में हमने ये एरिया कंसीडर किया, यहाँ पे सेटअप करते हैं थोड़ा सा, ये इसका बेस्ट पॉइंट है, इसे नोट कर लेना। ये तो केवल मैं समझा रहा हूँ आपको, बाकी थियोरेटिकल भाषा में लिखवा दूंगा अभी। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हमने ये एरिया कंसीडर किया, ठीक है, और इसमें से जो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, ये देखिए ज़रा, यानी कि हमारे पास में हमने एरिया अब भी यही कंसीडर किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमारे पास में इस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं
ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। यानी कि ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास होती हैं वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। यानी कि डिपेंड करता है ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अधिक होंगी इसका मैग्नीट्यूड भी अधिक होता है। क्यों होता है आप सभी को पता, मैंने बता दिया, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास में मैग्नीट्यूड के, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जितनी फील्ड लाइंस अधिक होंगी उतना हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स अधिक होता है, ठीक है। यहाँ तक आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए जो हमने केवल प्रैक्टिकली समझा है उसे हम केवल थियोरेटिकल भाषा में लिखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए इसे केवल थियोरेटिकल भाषा में लिखेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से इसलिए मैंने यहाँ पे ई लिख दिया, ठीक है, बराबर इक्वल्स ई डी ए कॉस थीटा। ये होता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। इसका मीनिंग क्या है कि किसी भी बंद सरफेस से, क्लोज सरफेस से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे आप अपनी परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से, किसी भी बंद सरफेस से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। देखिए ज़रा हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। आप हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ई डॉट डी ए। आप सभी को मैंने अभी वेक्टर क्वांटिटी में समझाया था कि ए डॉट बी इक्वल्स टू होता है हमारे पास में ए बी कॉस थीटा, ठीक है। थीटा हमारे पास में एंगल है दो वेक्टर, यानी कि हमारे पास में इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है हमारे पास में थीटा, यानी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए और बी, इन दोनों के बीच का जो एंगल है हमारे पास में वो क्या है, थीटा। इसीलिए, और आप सभी सोच रहे होंगे हमारे पास में कोस थीटा कैसे है, क्यों है, कैसे है, अभी आपकी समझ में आएगा कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनाता है वो हमारे पास में कोस थीटा ही बनाता है। कैसे, देखिए ज़रा आप इसे थियोरेटिकल भाषा में लिख सकते हैं। मैंने आप सभी को बता दिया है कि किसी भी बंद सरफेस से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक यानी कि कुल बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी बंद सरफेस की लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हिंदी और लिख सकते हैं कि हमारे पास में, और दूसरे हमारे पास में, ठीक है। दूसरा हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनता है यहाँ पे cos थीटा का क्या मान है और हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कौन सी वैल्यू बनाती है, ठीक है। देखिए ज़रा हमने क्या किया, एक एरिया कंसीडर किया, ठीक है। मान लीजिए हमने एक एरिया कंसीडर किया, ये है, ठीक है। हमने एरिया कंसीडर किया ये वाला, ठीक है, ये, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो इस प्रकार से हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है हमारे पास में ये है, ठीक है। इनके बीच में बनने वाला जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। हमारे पास में ये एरिया है, हमने ये एरिया लिया, हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे पास हो रहा है, ऐसे करके, ठीक है। एरिया जो है हमारे पास में वो इस प्रकार से है, ठीक है। यानी कि हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में, एरिया। और आप सभी को पता है कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बनाता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर गुजरने वाली बल रेखाओं को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कौन से वाला एरिया बनाएगा, ये वाला एरिया या फिर हमारे पास में ये वाला एरिया? बताइए मुझे यहाँ से कौन से वाला एरिया बनाता है। आप सभी को आपने 11वीं क्लास में पढ़ा भी होगा कि हमारे पास में थीटा की जो साइड वाली जो भुजा होती है, ये वाली, तो यहाँ हम लेते हैं ई कोस थीटा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास में ये होती है हमारे पास में ई साइन थीटा। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक
फ्लक्स होगा वो ई कोस थीटा की वजह से होगा या ई साइन थीटा की वजह से होगा? बात समझ में नहीं आ रही है? आप सभी को मैंने अभी बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि मान लीजिए हमारे पास में ये कोई एरिया है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है कि किसी भी लंबवत, मान लीजिए हमारे पास में ये एरिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल वही होगा जिस भुजा में से, जिस सरफेस में से, जिस क्लोज सरफेस में से हमारे पास में परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है, केवल वही हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, वही केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बनाता है। अदरवाइज मान लीजिए हमारे पास में ये एरिया है, ठीक है, अब हमारे पास में जो ये एरिया है, ये परपेंडिकुलर एरिया है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पास हो रहा है? ऐसे करके, ऐसे करके। और आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बनाता है वो ऐसे बनाता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे करके, ठीक है। यानी कि हमारे पास में जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसकी वजह से होगा? साइन थीटा है, आप सभी को पता है कि साइन थीटा है, तो साइन थीटा है हमारे पास में, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसे पास हो रहा है? ऐसे, ऐसे इसकी जो साइन थीटा है वो ऐसे इस बल रेखाएं पास हो रही हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो हमारे पास में ई कोस थीटा की वजह से बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है वो हमारे पास में किसकी वजह से बनता है? जितनी भी, मैंने इसे बहुत बार लिखा है भी, पीछे मैंने आपको कहा था कि लिख लेना कि किसी भी क्लोज सरफेस यानी कि बंद सरफेस से गुजरने वाला, लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और लंबवत गुजरेगा जो फ्लक्स वही केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बनाएगा, बाकी बनाता है लेकिन वो हम इसे कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। हम केवल कंसिडर करेंगे किसे? जो भी फ्लक्स हमारे पास में सरफेस के परपेंडिकुलर पास होगा उस एरिया को कंसिडर करेंगे, वहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास में, हाँ, तो यहाँ से हमारे पास में क्या निकल के आया? कॉस थीटा। आप सभी को पता है कि यहाँ पे साइन थीटा भी हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नहीं बना रहा है, ये भी ऐसे गुजर रहा है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक बल रेखाएं, जो इलेक्ट्रिक बल रेखाएं वो कुछ इस प्रकार से गुजर रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास में बचा साइन थीटा, तो हमारे पास में यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बनाएगा इसीलिए हमने कॉस थीटा लिया है, ठीक है। एरिया हमारे पास में क्या लिया मैंने? वहाँ से ए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, क्योंकि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा हर कंडीशन में ही, हर कंडीशन में हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो कॉस थीटा की वजह से बनता है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई होगी। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी से रब करते हैं, ठीक है। हो गया होगा, अभी से रब करते हैं। थ्योरेटिकल भाषा में आप इसे लिख सकते हैं, लिख लेना आप इसे, ठीक है, काम आएगा। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने यहाँ पे कोई एरिया कंसीडर कर लिया, ये वाला, ये कुछ एरिया कंसीडर किया हमने, कुछ ऐसा जो हमारे पास में गोल टाइप का है, ठीक है। एरिया कंसीडर किया हमने कुछ ऐसा, ठीक है। आप सभी को पता है कि हमारे पास में जो सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यानी कि हम सरफेस को क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होती है? हमारे पास में जो सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो हमने ये, हमारे पास में ये जो एरिया है, हमने जो क्षेत्रफल लिया है हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी? ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास हो रहा है? ये वाला, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, इस एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा? आप सभी को पता है कि फाई ई बराबर होता है हमारे पास में ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए हमारे पास में है कॉस 90, कॉस 90 का मान कितना आता है? कॉस 90 का मान 0। तो यानी कि हमारे पास में ये सारी की सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाई ई बराबर 0।
जीरो क्यों हुई? आप सभी को पता है कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पास होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बल रेखाओं की संख्या को केवल हम काउंट करते हैं, अदरवाइज हम किसी भी बल रेखाओं को काउंट नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारे पास में मिनिमम प्राप्त हुआ, ज़ीरो। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में कोई और एरिया, जैसे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अदर कोई एरिया आएगा हम उसे भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में बहुत सारे एरियाज आएंगे, उन्हें हम धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं अपने। हाँ देखिए, यहाँ से एक बात और निकल के आती है हमारे पास में कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है हमारे पास में एंगल पर भी। ठीक है, यदि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बना है हमारे पास में, यानी कि सरफेस में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एंगल हमारे पास में 90 डिग्री बना है, तो आप सभी को पता है कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास में जीरो प्राप्त हुआ है। तो इसलिए यहाँ से एक बात और भी निकल के आती है कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है एंगल पर भी। ठीक है, किस किस चीज़ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है? हमारे पास में एरिया पर, मैग्नीट्यूड पर और एंगल पर। ये तीनों बातों को अच्छे से दिमाग में डाल लेना। ये केवल मैं अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस कर रहा हूँ ताकि हमें आगे जब हम गॉस लॉ को पढ़ने वाले हैं, अभी गॉस लॉ आने वाला है, तो जैसे हम गॉस लॉ को पढ़ेंगे उसमें हमारे पास में इतनी सी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने उन सभी टॉपिक को डिस्कस कर लिया है जो आपके पास सिलेबस में डिस्कस होते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। ठीक है, इसी से जुड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही। देखिए ज़रा, मान लीजिए हमारे पास में एक आवेश है प्लस क्यू। ठीक है, आप सभी को पता है कि ये अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरेट करता है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी या नहीं निकाली थी? दूसरी बात, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। मान लीजिए हमने ये एरिया कंसीडर कर लिया, ये वाला। ठीक है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हमारे पास में ये एरिया है, ये ऐसे हमने एरिया ले लिया। तो आप सभी को पता है कि एरिया कैसे होगा हमारे पास में? परपेंडिकुलर, ऐसे। ठीक है जी, एरिया तो हो गया हमारे पास में परपेंडिकुलर। ठीक है, एरिया क्या हो गया हमारे पास में? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो इस साइड में ही पास हो रहा है। देखिए जरा, हमने ये एरिया कंसीडर किया तो हमारे पास में परपेंडिकुलर है एरिया के। हमारे पास में एरिया क्या हमारे पास में सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो हमारे पास में परपेंडिकुलर हो गया। इसमें से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी तो हमारे पास में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। आप सभी को पता है कि डी फाई यानी कि फ्लक्स का मान क्या होता है? ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास में फाई आ गया, डी फाई आ गया क्या? ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान 1, तो डी फाई ए बराबर आ गया ई डॉट डी ए। क्या आ गया हमारे पास में? डी ए। ठीक है, आर दूरी पर उपस्थित हमारे पास में किसी एक पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज्ञात कर लिया। हमारे पास में कितना आया? ई डॉट डी ए, ई डी ए आ गया। ठीक है, दूसरी बात, मान लीजिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना चाहा। ठीक है, हमने यहाँ भी एक एरिया कंसीडर कर लिया। आप सभी को पता है कि ये हमारे पास में एक सर्किल, हमारे पास ये जो गोला लिया है हमने, ये छोटे छोटे से गोले से मिलकर के एक सर्किल पूरा का पूरा तैयार हुआ है, 3D सरफेस तैयार हुई है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप सभी से कहा कि इस एरिया के किसी भी, हमारे पास सर्किलर किसी भी एरिया को आप कंसीडर कर लो। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इस सरफेस की परपेंडिकुलर, ये हमारे पास में है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी को पता है कि इसमें से कुछ इस प्रकार से जनरेट हो रहा है। ठीक है, ऐसे चारों साइड में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास होगा? इसमें ऊपर की ओर ऐसे, और एरिया भी हमारे पास में क्या है? ऊपर की ओर। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है? 0 डिग्री। जब 0 डिग्री है तो हमारे पास में यहाँ से भी क्या आएगा? डी फाई इक्वल्स टू ई डी ए। क्यों? बात समझ में आई? जैसे हमने ये सोल्व किया, मान लीजिए हमने यहाँ पे एरिया कंसीडर किया, यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये एरिया कंसीडर कर लिया, ये वाला।
ठीक है। इसका सरफेस के परपेंडिकुलर हमारे पास में ये रहा, हमारे पास में ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ पे, वो भी इस साइड में ही है। इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी फाई इक्वल्स टू ई डी है। यानी कि हमारे पास में सरफेस के किसी भी पॉइंट को अगर हम डिस्कस करते हैं, यदि हमारे पास में सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान होगा, यदि वो सरफेस के परपेंडिकुलर पास हो रहा है और उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 0 डिग्री है, यदि सेम एंगल वहाँ पे बन रहा है, तो हमारे पास में हमेशा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होगा हमें सेम प्राप्त होता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हम हर एरिया को कंसिडर करते रहेंगे कि हमने पहले से एरिया कंसिडर करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे पूरे के पूरे एरिया को कंसिडर करने से अच्छा है कि हमारे पास में एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है फिजिक्स में कि हम किसी भी एक एरिया को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमने किसी भी एक एरिया को कंसिडर कर लिया, ठीक है, और जबकि हमें पता है कि इस पूरे के पूरे सर्किल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान, किसी भी एरिया को, किसी भी सरफेस को आप कंसिडर कर लीजिए, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान सेम प्राप्त होगा। तो हमने क्या किया, हमने इस सारे के सारे सरफेस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना निकाल करके केवल एक छोटे से एरिया को कंसिडर किया और उसके बाद में इन सभी एरियाज़ का हमने क्या कर दिया, समाकलन। यानी कि यहाँ से हमारे पास में फाई ई निकल के आ गया और हमने डी फाई का कर दिया समाकलन। डी फाई समाकलन का मतलब है कि सारे के सारे सभी एरिया का छोटे छोटे करके सभी का हमने क्या कर दिया, समाकलन, ठीक है। यानी कि समाकलन करने से क्या हुआ, हमारे पास में एक एरिया को कंसिडर करके हमने इसका पूरे के पूरे का समाकलन कर दिया, ठीक है। और पूरे का जैसे हमने समाकलन किया तो हमारे पास में ई डी है, ठीक है। हमने क्या किया, इसका समाकलन कर दिया पूरे के पूरे का। भाई सिंपल सी बात है कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्राप्त हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है हमारे पास में, ई डी है। कहीं भी किसी भी पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, ई डी है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में क्या है, छोटे छोटे से एरिया से मिलकर के हमारे पास में एक ही पूरी की पूरी 3D सरफेस प्राप्त हो रखी है हमें। तो हमने क्या किया, इस पूरी 3D सरफेस का एक एक करके हर जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना ज्ञात करके हमने इस पूरी सरफेस का क्या कर दिया, हमने समाकलन। जैसे हमने इसका समाकलन किया तो हमारे पास में इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्राप्त, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्राप्त हो गया। एक दूसरी बात, मैंने आप सभी को पिछले वाले लेक्चर में प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर उपस्थित एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना सिखाया था, जो था हमारे पास में 1/4 पाई, या इसे ऐसे कर दो KQ/R², ये था ना। इसका मीनिंग होता है कि हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², ठीक है। अब देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे पास में इस पूरे के पूरे 3D सरफेस में हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान समान होने के कारण हम यहाँ से क्या करेंगे कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान समान है, तो इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमारे पास में हर एरिया को कंसिडर करने के बाद में हमें प्राप्त हुआ कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या है, हर क्षेत्र में समान, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हमने क्या, हमें यहाँ हमारे पास में यहाँ पे क्या बचा, डी है, ठीक है। आप सभी को पता है कि सर्किल का हमारे पास में, जब हम सर्किल का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास में एरिया कितना होता है इसका, यानी कि हमारे पास में सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास में, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास में। जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 4 पाई R²। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो आप सभी को पता होगा। हमारे पास में जब हम किसी सर्किल का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास में आता है, ये हमारे पास में डी है, इसका क्षेत्रफल है। अब जब पूरे का हमने इंटीग्रेशन किया और पूरे क्षेत्रफल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान हमारे पास में समान है, ई की वैल्यू हमारे पास में समान है, इसलिए हमने बाहर ले लिया और हमने डी ए का कर दिया समाकलन, इंटीग्रेशन। और जब इसे हमने डी ए का इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान। आप सभी को मैंने अभी ई की वैल्यू बताई है, क्या है हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है यहाँ तक तो।
और हमारे पास में Q अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। और इसे भी हमने यहाँ पे आर ले लीजिए कैपिटल वाला, क्योंकि हमने वो आर ले रखा है कैपिटल वाला, ठीक है। ये दिख रहा नहीं, यहाँ तक नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसा वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास में इंटीग्रेशन करने के बाद में हमारे पास में ये वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 4 पाई आर स्क्वेयर। यहाँ तक दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ई की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैपिटल ले रखा है, मैंने इसलिए यहाँ भी कैपिटल ले लिया, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे है 4 पाई आर स्क्वायर, हमारे पास में सर्किल का एरिया होता है, ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, हमारे पास में फ्लक्स फाई का मान आ गया Q अपॉन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बार फिर से दोबारा डिस्कस करते हैं। देखिए ज़रा, हमने एक प्लस Q आवेश लिया, आप सभी को पता है कि प्लस Q आवेश अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। आई होप सो यू नो दैट, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक सर्किल, इसने क्या किया, हमने एक सर्किल को कंसीडर किया और हमने एक सर्किल के किसी एक एरिया को कंसीडर कर लिया। मैंने अभी आप सभी को बताया कि 3D हमारे पास में जितनी भी सरफेस होती हैं वो हमारे पास में क्लोज सरफेस मानी जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास में जितनी भी क्लोज सरफेस होंगी हमारे पास में, हमने क्या किया, इसमें क्लोज सरफेस से मैंने आप सभी को बताया कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, हमने इसके एक एरिया को कंसीडर करने के बाद में हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने एक फ्लक्स का मान ज्ञात किया तो हमें प्राप्त हुआ कि हमारे पास में एक फ्लक्स पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान है वो हमारे पास में कितना है, EDA, ठीक है। हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास में ये होता है EDA cos थीटा। ये हमारे पास में मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे हमने सोल्व किया, हमें पता लगा, हमें यह ज्ञात हुआ कि हमारे पास में पूरे के पूरे 3D सरफेस में किसी भी एरिया को, क्लोज सरफेस को, किसी भी क्लोज सरफेस, हमारे पास में इस क्लोज सरफेस को कोई भी एरिया कंसिडर कर लो, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान हमें समान प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमने एरिया डिफाइन किया, हमें पता लगा कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या है, समान है, इसलिए मैंने बाहर रख लिया और उसके बाद में हमने इस सर्किल का एरिया का इंटीग्रेशन कर लिया। जैसे हमने इसका इंटीग्रेशन किया, हमारे पास में प्राप्त हुआ 4 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने ई की वैल्यू रख दी। आप सभी को पता है कि प्लस Q आवेश के कारण किसी भी आर दूरी पर उपस्थित एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान हमारे पास में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रख दी हमने पास में। हमारे पास में फ्लक्स का मान कितना आया, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से ये नियम आता है हमारे पास में गॉस का नियम। ये क्या है हमारे पास में, गॉस लॉ, दिस इज अ गॉस लॉ। अब देखिए यहाँ से एक बात आपकी समझ में आ रही होगी कि हमारे पास में गॉस लॉ किसी भी बंद सरफेस के लिए, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए हमारे पास में मान्य होता है, ठीक है। वो किसी भी ओपन, क्योंकि हमने देखो क्लोज सरफेस लिया और क्लोज सरफेस लेने के बाद में हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ, गॉस लॉ। गॉस लॉ को अब हमारे पास में स्टार्ट होगा गॉस लॉ, ठीक है। अब गॉस लॉ ने क्या कहा कि आप इतना सारा डिस्कस ना करके आप सभी को केवल और केवल गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में सिर्फ करता हूँ, इसके थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्लोज सरफेस में हमारे पास में गॉस लॉ ने कहा कि हमारे पास में जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। उन्होंने कहा कि इतना सारा झंझट ना करके आप किसी भी क्लोज सरफेस को ले लो और उसमें से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो केवल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। वो 3D सरफेस होनी चाहिए, चाहे कोई भी सरफेस हो, उसमें से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होगा हमारे पास में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। मैं इसे रब कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमारे पास में गॉस लॉ आ जाता है और गॉस लॉ आगे जाकर के हमें बहुत सारा गॉस लॉ ही डिस्कस करना है, इसीलिए मैं आप सभी को यहाँ तक लेके आने का प्रयास था मेरा आज, ठीक है। अब देखिए ज़रा, हमारे पास में फाई ई की वैल्यू के आगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मीनिंग ये है हमारे पास में कि हमारे पास में किसी भी बंद परिपथ से गुजरने वाला, किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। अब चाहे आप कोई भी क्लोज सरफेस ले लीजिए,
मान लीजिए हमने ये कोई क्लोज सरफेस ले लिया, ठीक है, प्लस क्यू अवेज यहाँ पे रख दिया। मैंने पूछा कि इससे गुजरने वाला कितना, इसमें कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, कितना फ्लक्स होगा। तो सिंपल सी बात है कि इसमें से गुजरने वाला, निकलने वाला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसमें वैद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है। कोई भी क्लोज सरफेस ले लीजिए आप, ओवरऑल मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू अवेज मैंने रख दिया। तो मैंने पूछा कि इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो आप सीधे सीधा जवाब दे सकते हो कि हमारे पास में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ठीक है। क्योंकि गॉस लॉ ने क्या कहा था कि हमारे पास में जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होगा हमारे पास में, वो हमारे पास में होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी कि हमारे पास में कोई भी बंद सरफेस हो, हमारे पास में कोई भी क्लोज सरफेस हो, जितनी भी हमारे पास में 3D सरफेस होंगी, उनमें से सिंपली इन्होंने कहा कि आप इतना सारा बड़ा मैटर ना करके आप केवल इतना कर लीजिए कि हमारे पास में जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान होता है हमारे पास में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, सभी क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। इस लेक्चर को अच्छे से आप केवल ये हमारे पास में गॉस लॉ तक आने का एक तरीका था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करना जरूरी था, ठीक है। अब जैसे हमारे पास में आगे डेरिवेशन आएंगे, थियोरेटिकल पोर्शन तो बहुत कम आएंगे, लेकिन हमारे पास में बहुत सारी सरफेसेस को हमें डिस्कस करना है। वो हमारे पास में 3D सरफेसेस होंगी, हमारे पास में चार्ज से बनी हुई कुछ शीट्स मिलेंगी, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि हमें इसकी हेल्प से ही वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये सारा का सारा मैटर डिस्कस किया आप सभी के साथ में, ताकि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो लेक्चर को यहीं तक करते हैं। दूसरा, अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको मैं एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए जाऊँगा बहुत ही डिटेल में, ठीक है। तो चलिए यहीं तक इस लेक्चर को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।